Pranam. I am Geeta Yadav. Today I teach you chapter number 8 सुधा मूर्ति। सबसे पहले सुधा मूर्ति की संकलित है, यह मतलब किसी के द्वारा लिखा गया है। यह महिलाओं के लिए महिलाओं के बारे में थोड़ा श्रेष्ठता बताते हुए लिखा गया है। आज के ज़माने में जो महिला हैं उनके लिए कोई भी कार्य करना कठिन नहीं रह गया है। स्त्रियों को पुरुषों के बराबर ही शिक्षा और विकास के अवसर उपलब्ध हुए हैं। जैसे कि आज गर्ल्स बॉयज़ एक जैसे ही पढ़ रहे हैं। आज वे प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रही हैं और कुशलता भी प्राप्त कर रही हैं। इसलिए लिंग और जाति भेद महिलाओं के विकास में आड़े नहीं आ रही हैं। इस प्रस्तुत पाठ में यही वर्णित करते हुए सुधा मूर्ति के कार्यों के द्वारा सिद्ध किए, इसमें यही बताया गया है कि आज स्त्री जो है हर क्षेत्र में कुशलता प्राप्त कर सकती हैं और उनको ऐसा कह के उन्हें महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में विशेष योगदान देकर सुधा मूर्ति जो है महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हैं। और उस पाठ में सुधा मूर्ति नामक पाठ में ही बताया गया है कि यदि स्त्री को मौका मिले तो वे हर क्षेत्र में कुशलता प्राप्त कर सकती हैं। ऐसा उन्होंने स्वयं करके दिखाया भी है। सुधा मूर्ति जो है सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति हैं। इस पाठ में सुधा मूर्ति ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। उन्होंने इंजीनियरिंग के रूप में कार्य किया, बाद में संशोधन, तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा, लेखन के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया। इस पाठ में स्त्रियों के लिए कार्य क्षेत्रों की कोई सीमा नहीं है तथा वे हर कार्य कुशलता से प्राप्त कर सकती हैं, इस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। अप्रैल 1974 की बात है। बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी थी। बेंगलुरु की यह कहानी है जहाँ सुधा मूर्ति रहा करती थी। भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग के फूलों से लदे हुए थे। कहाँ के जगह बता रहा है? भारतीय विज्ञान संस्थान। और वहाँ पर गुलमोहर का पेड़ है जिसपे लाल लाल रंग के फूल लगे हुए हैं। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी। एक छात्रा वहाँ हॉस्टल थी, हॉस्टल में पढ़ रही थी। एक छात्रा जो है वह अपने कंप्यूटर विज्ञान की क्लास को अटेंड करके जा रही थी और उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगी। वहाँ एक विज्ञापन था और वह वहाँ खड़ी होकर वह पढ़ने लगी। यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को यानी टाटा की ओर से नौकरी के इच्छुक के लिए था। वह विज्ञापन क्या था कि टाटा वाले ने एक नौकरी इच्छुक के लिए इश्तिहार दिया था, एडवर्टाइजमेंट था। कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियर की आवश्यकता थी। चौंका देने वाली बात थी, छोटे अक्षरों में अंतिम में लिखा था, महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजें। वहाँ छोटा सा क्या लिखा हुआ था कि महिला जो है इस जॉब के लिए, इस पद के लिए हमें आवेदन पत्र यानी एप्लीकेशन न दे। यह बात को पढ़कर सुधा मूर्ति जो है वह चौंक गई कि महिलाओं के लिए मना किया गया था कि इस आवेदन पत्र महिला न भेजे। उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा। उनको ये मतलब डिसाइड नहीं कर पा रही कि सही है गलत है, या वो तो गलत तो नहीं पढ़ रही हैं, नहीं गलत तो नहीं समझ रही हैं। फिर इसको 1-2 बार पढ़ी। हाँ, यही तो लिखा है। उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसे विदेश से स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने को पेशकश हो चुकी थी। उन्हें पैसे की कोई मतलब नौकरी करने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने विदेश में पढ़ाई करने के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो पास कर ली थी और उन्हें छात्रवृत्ति मिलती और वह वहाँ जाकर विदेश में पढ़ाई करती। वह स्वयं भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, परंतु यहाँ यह भेदभाव, स्त्री पुरुष में इतनी असमानता बात उन्हें कुछ पची नहीं। वह मतलब विदेश जाकर अपनी पढ़ाई को पूरा करना चाहती थी, परंतु ये जो उसमें उम्मीदवार लिखा था कि भाई महिला उम्मीदवार जो है इस आवेदन मतलब ना करें, उनकी आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। तो उन्होंने वो जो छात्रा थी उस विज्ञापन का विरोध कर, उस छात्रा ने नौकरी की आवश्यकता न थी परंतु विदेश जाकर
वह पढ़ना चाहती थी और वो सर्वोच्च मतलब बनना चाहती थी, फिर भी वह नहीं गई। वह सर्वोच्च बनकर पढ़ना चाहती थी। वह वहाँ पर उन्होंने 2-3 बार पढ़ने के बाद उनको ये भेदभाव स्त्री पुरुष में जो है वह समझ गई और उस चीज़ के लिए वह जाना चाह रही थी। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान पाती थी और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में अकेली लड़की थी। वहाँ पर पुरुष विद्यार्थी थे, वह अकेली लड़की थी जो इंजीनियरिंग पढ़ रही थी। योग्य थी, परिश्रमी थी। नहीं, उन्हें कुछ तो करना ही होगा। इस भेदभाव को सहना उनके बस की बात न थी। वह इसका विरोध करेंगी और डट कर रहेंगी। मतलब उस नोटिस को पढ़ने के बाद उन्हें नक्की कर लिया कि मैं अब पढ़ूंगी और इस भेदभाव को, स्त्री पुरुष के भेदभाव को मैं ख़त्म करूंगी। उसने अपनी डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी और तेज़ी से हॉस्टल की ओर चल दी। उसने निश्चय किया कि वह टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है। उस उच्च सर्वोच्च अधिकारी का नाम मालूम तो नहीं था, केवल इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख JRD टाटा हैं। जो उस टाटा कंपनी के प्रमुख थे कौन थे? JRD टाटा। उन्होंने वो डायरी में नोट किया और उस पोस्ट के लिए वो वहाँ पर आवेदन करने के लिए अपने हॉस्टल गई और वहाँ पर सभी जानकारी लिया और वो पत्र लिखी। उसने एक पोस्ट कार्ड लिया और JRD टाटा को संबोधित करते हुए लिखा, आपने भारत में लोहा, इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए हुए हैं। उन्होंने क्या लिखा कि आपने भारत में लोहा, इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए हुए हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। सौभाग्य से मैं उसी संस्थान में पढ़ रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। वह उन्होंने अपने पोस्ट कार्ड में लिखा। किसके नाम से? JRD टाटा के नाम से। 10 ही दिन में कंपनी ने उसे तारत भेजा। कंपनी के खर्चे पर पूना शहर में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो। मतलब कि इंटरव्यू देने के लिए वहाँ पर वो कंपनी उनको खर्चा देगी और पुणे जाकर उनको इंटरव्यू देना है। आवश्यक तैयारियों के साथ वह लड़की पूना पहुँची। साक्षात्कार आरंभ हुआ, इंटरव्यू आरंभ हुआ। काफ़ी तकनीकी प्रश्न पूछे गए जिनके वह सही उत्तर देती गई। तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमयी वाणी से कहा, तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजने क्यों लिखा था? क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। तुम्हारी जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधानशालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। बोले तुम जैसी मेघा, जो तुम इतनी ब्रिलियंट हो, ऐसी लड़कियों को अनुसंधान यानी कि जहाँ पर रिसर्च होता है, ऐसी प्रयोगशाला में जाकर, ऐसी लेबोरेटरी में तुम्हें कार्य करना चाहिए। लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी। उन्होंने कहा, सुधा मूर्ति ने कहा कि लेकिन सर कहीं से कहीं शुरुआत करनी होगी, नहीं तो कभी भी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी। उसने दृढ़ता से कहा। एक लंबे यानी इंटरव्यू के बाद अंत में उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है, बधाई हो। मतलब उनको इंटरव्यू में पास हो गई और वह पहली महिला थी जो इंजीनियर उस कंपनी में बनी। टेल्को टाटा, जिसे टेल्को में इंजीनियर के पद पर नियुक्ति, यह प्रथम महिला इंजीनियर थी। सुधा कुलकर्णी। कौन थी वह? सुधा कुलकर्णी। सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ। उन्होंने वहीं पे कार्य कर रहे थे नारायण मूर्ति से उन्होंने विवाह किया। 8 वर्ष तक उन्होंने टेल्को में अपनी सेवाएं दी। 8 वर्ष तक उन्होंने टेल्को कंपनी में ही कार्य किया। बाद में 1882 में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और वह बेंगलुरु में अपने पति नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली। कब खोली? 1882 में। किसके साथ? अपने पति
नारायण मूर्ति के साथ क्या खोली? कंपनी, उसका नाम रखा इन्फोसिस कंपनी। दोनों की मेहनत और लगन से इन्फोसिस ने इस दूनी रात चौगुनी उन्नति की। सुधा मूर्ति 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी। वह उसके चेयरपर्सन बन गई। इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही थी। उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्यरत किए। उन्होंने कहाँ पर, किस राज्य में सरकारी स्कूल खोला? सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर दिया। कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में उन्होंने एक एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना पर कार्य किया। सुधा मूर्ति ने स्वयं को अब पूर्ण रूप से समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया। बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए। कांची में कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलबर्ग, पट्टूरडाई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहायता तथा उस्मानाबाद जिला में उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश के सूखा पीड़ित क्षेत्र में वह राहत कार्य भी करवाए थे। अनेक अथक प्रयास से कर्नाटक के 8-9 से अधिक गांवों में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया और 3000 से अधिक पुस्तकालय खोले गए। उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी, स्कूलों की इमारतों का निर्माण करवाया, अधिकतम अंक आने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी, स्कॉलरशिप, और गांव के लगभग 300 कंप्यूटर वितरण किए। गांव में उन्होंने 300 कंप्यूटर वितरण करवाए। 13 पुस्तकों की लेखिका सुधा मूर्ति को उनके कार्य के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए, जिनमें से प्रमुख कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमेन ऑफ द ईयर 2002 FM रेडियो द्वारा राजलक्ष्मी पुरस्कार प्राप्त कराया गया। सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया। आज इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से 50% संख्या लड़कियों की है। अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही हैं। जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाई को छुआ, उस मार्ग पर नई पीढ़ी पर आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वे खुशी से फूली नहीं समाई। महिला की सफलता पर वे कह उठी, हमारा मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु चलना उस पर जरूरी है। यह सुधा मूर्ति का ही देन था कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। और ये बहुत मोस्ट IMP क्वेश्चन आंसर इसमें से एक लाइन बड़े ध्यान से आप लोग पढ़ना और इस वीडियो को 3 से 4 बार सुनना, जिससे आप लोग ध्यान से इस पार्ट को समझ सको। हर एक पार्ट में से क्वेश्चन आंसर आता ही है और इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ना और PDF भेज दूँगी, क्वेश्चन आंसर लिख लेना। अस्तु, प्रणाम।